हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूवी लर्न में। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 जो है मृदा, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ कहा गया है प्रश्न 1 और 2 में सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करें। मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से जो सबसे सही उपयुक्त आंसर है वो आपको बताना है। फर्स्ट है यहाँ पर शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। मृदा यानी कि मिट्टी में शैल कण तो होते ही हैं, पत्थर के चट्टान के टुकड़े बारीक कण होते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या होता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, और लास्ट जल, वायु और पादप। तो शैल कणों के अलावा मिट्टी में लगभग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो सभी चीज़ें कवर हो रही हैं वो ऑप्शन ग में हो रही हैं, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। तो खनिज भी होते हैं मिट्टी में, जैव पदार्थ भी होते हैं, वायु भी और जल भी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। सेकंड क्वेश्चन है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो किस मिट्टी में, किस तरह की मृदा में जल धारण क्षमता, पानी को सोखने की, पानी को अपने अंदर होल्ड करके रखने की सबसे ज़्यादा क्षमता है वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शंस हैं बलुई मृदा में, मृण्मय मृदा में, दोमटी मृदा में, या बालू और दोमट के मिश्रण में। तो इन चारों में से जल धारण क्षमता उसमें अधिक होगी जिसके कण बारीक ज़्यादा होंगे। ज़्यादा बारीक कण होंगे तो पानी को अपने अंदर ज़्यादा सोख पाएंगे। तो सबसे बारीक कण होते हैं मृण्मय मृदा में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मृण्मय मृदा, चिकनी मिट्टी भी इसे कहते हैं हम। तो इसके अंदर जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। थर्ड क्वेश्चन है कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गुणों से मिलान कीजिए। तो मैच करना है। कॉलम ए में यहाँ पर चीज़ें दी हुई हैं आपको, जीवों को आवास देने वाली, मृदा की ऊपरी परत, बलुई मृदा, मृदा की मध्य परत, मृण्मय मृदा, और कॉलम बी में है बड़े कण, सभी प्रकार की मृदा, गहरे रंग की, सघन छोटे कण और ह्यूमस की कम मात्रा। तो इनको मिलाना है। पहला है जीवों को आवास देने वाली। तो जीवों को कौन सी चीज़ आवास देती है, वो है मृदा। सभी तरह की मिट्टी जो है उसी में सारे जीवों को आवास मिलता है, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, उनको आवास मिलता है। सेकंड है मृदा की ऊपरी परत। ये गहरे रंग की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, तो इससे आपने मैच करना है। बलुई मृदा, बलुई मृदा जो है वो रेतीली मिट्टी भी इसको कहते हैं। तो इसके कण बड़े बड़े होते हैं साइज में, और इसलिए इसमें जल धारण क्षमता भी कम होती है। तो बड़े कण के साथ इसको मैच करना है आपने। नेक्स्ट है मृदा की मध्य परत। तो मध्य परत जो है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस जो आपके सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं उससे जो खाद बनती है वो मिट्टी के अंदर इकट्ठी होती है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो वो मध्य परत में कम होता है, वो मृदा मिट्टी की ऊपरी वाली परत जो है टॉप लेयर उसमें ज़्यादा होता है। और लास्ट जो है मृण्मय मृदा, इसका हो गया सघन छोटे कण, जो हमने पहले भी बात की कि चिकनी मिट्टी में छोटे छोटे कण होते हैं, बारीक कण होते हैं और वो नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो मृण्मय मृदा को आप सघन छोटे कण से मिलाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। तो मिट्टी बनती कैसे है उसको आपको बताना है यहाँ पर। तो एक लाइन का छोटा सा आंसर है, पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। तो हवा, पानी और मौसम की वजह से शैल यानी कि चट्टान, जो पत्थर होते हैं उनको टूटने से, टूट के वो बारीक बारीक कण बन जाते हैं, उससे ये मिट्टी बनती है, मृदा बनती है। और इस प्रक्रम को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपक्षय। तो ये लिखना है आपने लास्ट में, यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृण्मय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है। तो हमने बात की चिकनी मिट्टी की, मृण्मय मृदा वो किस तरह से फसलों के लिए ज़्यादा अच्छी है वो आपको बताना है। तो आंसर इसका भी छोटा सा है, मृण्मय मृदा फसलों के लिए उपयोगी है क्योंकि यह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। तो इसमें ह्यूमस अधिक होता है और इसलिए ज़्यादा उर्वर होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो इसलिए ये मृण्मय मृदा फसलों के लिए उपयोगी है। इसके साथ साथ आप लिखना चाहें, अगर इसको लंबा लिखना चाहें, ज़्यादा नंबर का है, तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं कि इसकी जल धारण क्षमता अधिक है और इस वजह से भी ये अच्छी है फसलों के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है मृण्मय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर बताइए। तो मैचिंग वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने कुछ पार्ट तो इसका देख ही लिया है कि मृण्मय मृदा और बलुई मृदा में क्या अंतर है। उसी तरह के हमने कुछ अंतर और यहाँ पर बताने हैं। तो आंसर इस तरह से बनेगा, आप टेबल बनाएंगे। इसमें पहला जो कॉलम है इसमें मृण्मय मृदा लिखेंगे और दूसरे में बलुई मृदा।
अंतर क्या है? तो पहला अंतर आ जाएगा मृण्मय मृदा में, इसमें बारीक कणों का अनुपात अधिक होता है और बलुई में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। तो मृण्मय मृदा के जो कण होते हैं उसमें बहुत बारीक बारीक कण होते हैं, वही ज्यादा होते हैं, और बड़े बड़े कणों का अनुपात ज्यादा होता है बलुई मृदा में। दूसरा, इसकी जल धारण क्षमता काफी अधिक होती है और बलुई में इसकी जल धारण क्षमता काफी कम होती है। तो पानी ज्यादा अपने अंदर ये ले सकती है मृण्मय मृदा, बलुई मृदा में पानी ज्यादा वो सोख के नहीं रख सकती। थर्ड हो जाएगा, इसमें वायु कम होती है, क्योंकि मृण्मय मृदा के कण जो है वो बहुत बारीक बारीक हैं, तो वो काफी पास पास होते हैं, तो इस वजह से उसमें हवा को अंदर जाने की जगह कम मिलती है, इसलिए इसमें हवा कम होती है। और यहाँ पर आप लिखेंगे बलुई मृदा में यह सुवातित होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें वायु अधिक मात्रा में होती है। तो सुवातित का मतलब है अच्छी तरह से उसमें हवा होती है अंदर, क्योंकि इसके कण ज़्यादा बड़े हैं और इस वजह से उनमें बीच में स्पेस होता है खाली, तो वहाँ पर हवा आराम से रह सकती है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट हो जाएगा, यह भारी होती है और बलुई मृदा हल्की होती है। तो इस तरह से आपके ये अंतर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए। तो मृदा की जो अनुप्रस्थ काट है उसको मृदा को अगर खोद के देखें अंदर से कैसी नजर आएगी वो आपको दिखाना है, या चित्र बनाकर उसके अलग अलग हिस्सों के नाम बताने हैं। तो आंसर में आप ये चित्र बना सकते हैं, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जमीन के अंदर मृदा जो है उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर वाला जो है ये मृदा का सबसे ऊपरी हिस्सा जिसमें पौधे उगते हैं, इसे हम ए संस्तर स्थिति कहते हैं, और ये जो है बारीक कणों से बनी होती है और इसमें साथ में ह्यूमस काफ़ी ज़्यादा होता है, खाद जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा जो है वो है बी संस्तर स्थिति, और ये जो है इसमें मोटे कण ज़्यादा होते हैं, थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे मिट्टी सख्त होती जाएगी। तो बी संस्तर स्थिति जो है इसमें कणों का साइज बढ़ जाता है, थोड़े पत्थर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी सी संस्तर स्थिति, इसमें चट्टानें बढ़ना शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा सख्त हो जाती है, और इसमें ह्यूमस तो ना के बराबर होती है, साथ में खनिज इसमें ज़्यादा होते हैं। ज़मीन के अंदर खनिज जो निकलते हैं वो लगभग यहाँ पर निकलना शुरू हो जाते हैं इस लेवल पर आकर। और उसके बाद लास्ट जो है ये है आधार शैल, बिल्कुल नीचे का शैल यानी कि चट्टान। तो ये बिल्कुल चट्टानें यहाँ पर हो जाती हैं मिलना शुरू, इसको मतलब आसानी से खोदा नहीं जा सकता। तो इस तरह से ये आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने खेत में अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 मिलीलीटर जल को अंतःस्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःस्रवण दर परिकलित कीजिए। तो अंतःस्रवण का मतलब है पानी को ऊपर से डाला जब मिट्टी में, तो वो मिट्टी में नीचे से कितनी देर में निकला। तो मिट्टी ली आपने और उसमें पानी डाला ऊपर से, और उसमें से नीचे से बाहर जब निकला पानी उसको निकलने में कितना टाइम लगा। तो ये उसने चेक किया। यहाँ पर रजिया ने खेत से मिट्टी ली उसने और उसमें 200 मिलीलीटर पानी डाला, और ऊपर से जब डाला उसको नीचे से मिट्टी के नीचे से निकलने में 40 मिनट का टाइम लगा। तो अंतःस्रवण दर परिकलित करनी है, यानी कि जो ये अंतःस्रवण हुआ, पानी जो अंदर गया फिर नीचे से निकला, इसकी स्पीड कितनी है। तो आंसर इस तरह से देंगे, अंतःस्रवण दर, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण में लगा समय। तो समय से भाग करना है जो हमने पानी लिया कितना उसको। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो स्पीड जो है चाल, हम कोई चीज़ चल रही है तो उसकी निकालने के लिए दूरी को समय से भाग करते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमने पानी के अंतःस्रवण की दर देखनी है, अंतःस्रवण की स्पीड देखनी है, तो पानी कितना लिया उसको हमने टाइम से भाग कर देना है। तो सेम उसी तरह से हमने करना है जैसे हम चाल निकालते हैं। तो जल हमने लिया 200 मिलीलीटर और भाग करना उसको टाइम से, टाइम लगा 40 मिनट। यहाँ पर आप लास्ट की 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 मिलीलीटर प्रति मिनट। ये अंतःस्रवण की दर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी का प्रदूषण किस तरह से रोक सकते हैं हम, और दूसरा मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है हवा और पानी की वजह से, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो आंसर में आप पहला देंगे मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसमें यहाँ 2 उपाय मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके। तो प्लास्टिक, पॉलीथीन जो है ये जब मिट्टी में जाता है उससे इसका प्रदूषण होता है मिट्टी का, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जब दबता है न सड़ता है, ये ना गलता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम करता है।
तो प्लास्टिक का प्रयोग कम करें तो प्रदूषण जो है ये मृदा का, इसको हम कम कर सकते हैं। सेकंड, उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग कम करके। तो हम जो उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, जैविक खाद तो हमें डालनी चाहिए, लेकिन जो हम फैक्ट्रियों में बने जो उर्वरक होते हैं उनको डालते हैं, उससे फिर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन उससे मिट्टी में प्रदूषण हो जाता है, उसमें जहरीले पदार्थ आ जाते हैं, जिससे जो उसमें हम फसलें उगाते हैं उसमें वो रसायन आ जाते हैं। और साथ में कीटनाशकों का जो प्रयोग करते हैं उससे भी केमिकल्स जो हैं हमारी मिट्टी में आते हैं और मिट्टी को नुकसान करते हैं। तो इनका इस्तेमाल अगर हम कम करें तो भी मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। इसके बाद मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, तो जैसा हमने बात की कि हवा और पानी की वजह से मिट्टी बह जाती है, उसका कटाव हो जाता है, उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। इसको रोकने के लिए हम एक तो काम कर सकते हैं कि वनोन्मूलन को कम करें, हम इसको रोकें। वनोन्मूलन का मतलब है जंगलों को काटना। तो जंगल अगर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो वो मिट्टी को अपनी जड़ों से पकड़ के रखते हैं और मृदा अपरदन नहीं होता है, तो इसलिए जंगलों का कटान रोकना पड़ेगा हमें। और साथ में दूसरा, वृक्षारोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे तो उससे भी मृदा अपरदन कम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। यहाँ पर ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें कुछ बॉक्स खाली है, इनको आपने भरना है। उसके लिए संकेत दिए हुए हैं, पहले सीधे हैं ये संकेत, मतलब लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं आपने भरना है। फर्स्ट है इसमें, इसके बने थैलों के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है। तो किस चीज़ के थैले जो होते हैं वो जब हम वेस्ट करके फेंक देते हैं उसको, तो उससे मृदा का प्रदूषण होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की पिछले क्वेश्चन में, तो वो है पॉलीथीन। तो फर्स्ट में आप यहाँ पर पॉलीथीन भर देंगे, तो पॉलीथीन के थैलों से मृदा का प्रदूषण होता है। सेकंड, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो कौन सी मिट्टी में बारीक कण ज्यादा होते हैं वो आपको बताना है, सेकंड पॉइंट में लिखना है इसका आंसर। तो हमने बात की है कि बारीक कण होते हैं मृणमय मृदा में, तो यहाँ पर मृणमय आ जाएगा। आप ये ध्यान देंगे कि हिंदी में जब हम इन वर्ग पहेलियों को हल करते हैं तो इसमें आधा अक्षर नेक्स्ट जो पूरा अक्षर है उसके साथ लिखा जाता है, तो इस तरह से आपने इसको लिखना है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, ये जो फोर्थ में हमने भरना है, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। तो बारीक और बड़े कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है, मिक्स सी होती है, तो उसे कौन सी मिट्टी कहते हैं? उसे कहते हैं हम दोमटी मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कह लेते हैं। तो ये मृणमय और जो बलुई मृदा थी, रेतीली और चिकनी, दोनों का मिक्सचर होता है, मिक्स करके बनती है, तो ये दोमटी मिट्टी आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका की परत। तो मृदा परिच्छेदिका जो होती है उसकी परत को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना है, जो हमने चित्र बनाया उसमें भी बात की। तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा संस्तर स्थिति। पॉइंट 5 जो है इसमें, नंबर 5, उसमें आपने भरना है संस्तर स्थिति। इसमें भी वही आधे अक्षरों की बात आपने ध्यान रखनी है, आधा अक्षर अगले वाले पूरे अक्षर के साथ मिलाकर लिखना है। 8th पॉइंट में आपने बताना है, वनस्पति ना होने पर यह मृदा को उड़ा ले जाती है। तो अगर पेड़ पौधे ना हो, वनस्पति ना हो, तो मृदा को कौन सी चीज उड़ा कर ले जाएगी वो आपको बताना है। तो वो है पवन। वायु भी लिख सकते थे, लेकिन हम देख रहे हैं 8th पॉइंट जो है इसमें 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 ये खानों में भरने के लिए हमारे पास जो शब्द बनता है वो है पवन, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 है, इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है। तो कौन सी मृदा, कौन सी मिट्टी सुवातित होती है, जिसमें हवा ज्यादा होती है, और शुष्क होती है। शुष्क मतलब सूखी होती है, पानी वो ज्यादा नहीं ले पाती है। तो ये भी हमने बात की पीछे, ये है बलुई मृदा। तो पॉइंट नंबर 9 में बलुई लिखेंगे। इसके बाद 10th है, किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता। तो मृदा जो पानी को रोकने की क्षमता होती है उसके अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो है जल धारण, जल धारण क्षमता कहते हैं। तो नंबर 10 में हम जल धारण लिख देंगे। इसके बाद ऊपर से नीचे, इसमें पॉइंट नंबर 2 में आपने देना है, भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है। तो भूमि की ऊपरी परत जिसमें पौधे उगते हैं उसे हम मृदा कहते हैं। तो ये आ गया यहाँ पर मृदा। उसके बाद नंबर 3, पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव। तो हवा और बहते हुए पानी की वजह से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका अपरदन होता है, कटाव होता है। तो ये नंबर 3 में आ जाएगा, अपरदन। नंबर 6, मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया। तो मिट्टी में जल का जो अवशोषण होता है वो जल को अपने अंदर लेती है, उसे क्या कहते हैं? तो वो है अंतःस्रवण। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, तो वही आ गया अंतःस्रवण। उसके बाद 7th पॉइंट है ये लास्ट,
किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका। तो मृदा की जो परिच्छेदिका होती है, जब हम अंदर से काट के देखते हैं उसके अलग अलग लेवल्स, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो परिच्छेदिका तो हिंदी में कहते हैं। यहाँ पर जो आएगा, क्योंकि लास्ट में 7th पॉइंट में देखें 4 खाने हैं और लास्ट वाले बॉक्स में ल पहले से भरा हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रोफाइल बनता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको, परिच्छेदिका को, प्रोफाइल। मिट्टी अंदर से कैसी दिखाई देती है, उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पर संस्तर स्थिति कहा था हिंदी में, और इसी परिच्छेदिका को प्रोफाइल कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। तो यहाँ पर ये प्रोफाइल आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर आंसर्स मैंने कराए हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाएं और इनको याद रखना आपके लिए इजी रहे और पेपर में अच्छे मार्क्स आप ले पाएँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे।